नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भारत को आज़ादी कब मिली तो शायद आप तुरंत कहेंगे 15 अगस्त 1947। बिल्कुल सही। लेकिन आज मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। भारत को 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली? 14 अगस्त को क्यों नहीं? 16 अगस्त को क्यों नहीं? और उससे भी बड़ा सवाल, अंग्रेज़ भारत आए कैसे? जो लोग शुरुआत में यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे वो धीरे धीरे भारत में शासक कैसे बन गए? और फिर ऐसा क्या हुआ कि जिनके पास इतनी बड़ी ताकत थी उन्हें आखिर भारत छोड़कर जाना पड़ा? तो आज हम सिर्फ 15 अगस्त की तारीख याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि 15 अगस्त तक पहुँचने की पूरी कहानी क्या थी। और कहानी शुरू होती है उस समय से जब अंग्रेज़ भारत के शासक नहीं थे, वे भारत व्यापारी बनकर आए थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना। उस समय भारत दुनिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों में था। यहाँ कपड़ा था, मसाले थे, रेशम था और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी यूरोप में काफ़ी मांग थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ व्यापार शुरू किया। फिर व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए अपने ठिकाने बनाए, उन ठिकानों की सुरक्षा के लिए सैनिक रखे और धीरे धीरे कंपनी का संबंध सिर्फ व्यापार से नहीं रहा, वो भारतीय राजनीति में भी दखल देने लगी। अब एक बात समझिए, जिनके पास पैसा हो, सेना हो और राजनीति में दखल हो, उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। इसके बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बहुत बढ़ गई। बंगाल से कंपनी को पैसा मिला, पैसे से सेना मजबूत हुई, सेना मजबूत हुई तो दूसरे क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे वह कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी भारत के बड़े हिस्से पर शासन करने लगी। लेकिन जब कोई बाहर से आकर शासन करता है तो एक समय के बाद उसके खिलाफ विरोध भी पैदा होता है और भारत में यह विरोध धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर आया 1857। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह दिल्ली सहित कई क्षेत्रों तक फैल गया। बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या तोपे जैसे कई नाम इस संघर्ष से जुड़े। अंग्रेज़ों ने आखिरकार विद्रोह को दबा दिया। लेकिन विद्रोह को दबा देने का मतलब यह नहीं था कि अंग्रेज़ों की मुश्किलें खत्म हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए शासन करना अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए 1858 में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। लेकिन भारतीयों के अंदर एक नई सोच तेज़ी से बढ़ रही थी। लोग सवाल पूछने लगे थे, जब हमारे देश पर शासन हो रहा है तो हमारे फैसले लेने में हमारी आवाज़ क्यों नहीं है? यही सोच धीरे धीरे राजनीतिक चेतना में बदलने लगी और इसी बदलती हुई राजनीतिक सोच के बीच 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब शुरुआत में कांग्रेस की मांग सीधे अंग्रेज़ों को भारत से निकालने की नहीं थी। भारतीय चाहते थे कि उन्हें शासन में ज़्यादा भागीदारी मिले, उनकी बात सुनी जाए, उन्हें प्रशासन में जगह मिले। लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती गईं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू किया। अब आंदोलन सिर्फ कुछ नेताओं तक सीमित नहीं था, आम लोग भी इसमें शामिल होने लगे थे। और जब किसी आंदोलन में आम लोग जुड़ते हैं तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर 1915 में गांधी जी भारत लौटे और धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन का तरीका भी बदलने लगा। किसान जुड़े, मजदूर जुड़े, छात्र जुड़े, महिलाएं जुड़ी, असहयोग आंदोलन हुआ। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, नमक कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। गांधी जी ने कहा, करो या मरो। अब यहाँ से एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की आज़ादी किसी एक आंदोलन या किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली। इसके पीछे लंबे समय का संघर्ष था। कई आंदोलन थे, कई विचार थे, कई लोगों का बलिदान था। लेकिन फिर भी सवाल आता है, अगर इतना संघर्ष पहले से चल रहा था तो भारत 1942 में ही आज़ाद क्यों नहीं हुआ? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल था। 1945 में युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन युद्ध जीत गया था, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। युद्ध में बहुत पैसा खर्च हुआ था। अब भारत जैसे विशाल देश में लंबे समय तक शासन करना ब्रिटेन के लिए पहले जितना आसान नहीं था और दूसरी तरफ भारत में आज़ादी की मांग लगातार मजबूत हो रही थी।
फिर ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई, एटली प्रधानमंत्री बने। नई ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि भारत का सवाल अब ज़्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। भारत को आज़ादी तो देनी थी, लेकिन भारत एक रहेगा या दो हिस्सों में बटेगा। कांग्रेस एक स्वतंत्र भारत चाहती थी, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कोशिश की गई कि किसी तरह भारत को एक रखा जाए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो पाया। राजनीतिक तनाव बढ़ता गया और उसके साथ सांप्रदायिक हिंसा भी बढ़ने लगी। अब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि सत्ता हस्तांतरण में ज़्यादा समय लगाया गया तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। और इसी परिस्थिति में 1947 में भारत आए लॉर्ड माउंटबेटन। वे भारत के आखिरी वायसराय थे। उनके सामने काम था सत्ता भारतीयों को सौंपना। लेकिन अब सवाल सिर्फ आज़ादी का नहीं था, सवाल था आज़ादी किस रूप में मिलेगी। आखिरकार भारत के विभाजन का रास्ता स्वीकार किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान सामने आया। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। 18 जुलाई 1947 को इसे रॉयल एसेंट मिला और इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बनने वाले थे। अब वापस आते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर, 15 अगस्त ही क्यों? इसके पीछे माउंटबेटन की पसंद की भूमिका बताई जाती है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अलाइड पावर्स के सामने सरेंडर किया था। माउंटबेटन उस समय अलाइड फोर्सेस के महत्वपूर्ण कमांडर थे, इसलिए 15 अगस्त की तारीख उनके लिए विशेष महत्व रखती थी। लेकिन एक बात साफ समझिए, भारत सिर्फ इसलिए आज़ाद नहीं हुआ कि माउंटबेटन को 15 अगस्त की तारीख पसंद थी। भारत की आज़ादी के पीछे दशकों का संघर्ष था, स्वतंत्रता आंदोलन था, भारतीयों का राजनीतिक दबाव था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमज़ोर स्थिति थी और 1940 के दशक का राजनीतिक संकट था। इन सारी परिस्थितियों के बीच सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय हुई, 15 अगस्त 1947। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए। 14 अगस्त की रात है, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सब कुछ बदलने वाला है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की विशेष बैठक हो रही है और इसी ऐतिहासिक मौके पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। भारत अब स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहा था, लेकिन दोस्तों इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा दुख भी था, पार्टीशन। भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके थे, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, परिवार बिछड़ गए। इसलिए 15 अगस्त 1947 को केवल खुशी की कहानी समझना सही नहीं होगा। यह आज़ादी की खुशी और विभाजन के दर्द दोनों की कहानी थी। अब एक और चीज़ देखिए, आज हम जिस तिरंगे को देखते हैं वह 15 अगस्त की सुबह अचानक तय नहीं हुआ था। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र। इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं, यानी देश आज़ाद होने से पहले ही नए भारत के पहचान की तैयारी की जा रही थी। लेकिन आज़ादी मिल गई तो क्या कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, असल में एक कहानी नई शुरू हुई। अब सवाल था, देश चलेगा कैसे? अंग्रेज़ चले गए थे, लेकिन अब सरकार की व्यवस्था क्या होगी? नागरिकों के अधिकार क्या होंगे? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे? सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी? इन सवालों का जवाब चाहिए था, और उस जवाब का नाम था संविधान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले से संविधान बनाने का काम कर रही थी। कई साल तक चर्चा हुई, बहस हुई, अलग अलग विचार सामने आए और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को कभी एक जैसा मत समझिए। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ। अब पूरी कहानी को एक बार जोड़ कर देखिए। अंग्रेज व्यापार करने आए, फिर धीरे धीरे वो सत्ता में आए। उसके बाद 1757 के बाद उनकी ताकत बढ़ी। फिर 1857 में बड़ा विद्रोह होता है। 1858 में कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। विद्रोह के कारण भारतीयों में राजनीतिक चेतना बढ़ने लगती है।
फिर 1885 में कांग्रेस बनती है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन आया, गांधी जी के नेतृत्व में बड़े जन आंदोलन हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन फिर कमज़ोर हुआ, भारत में आज़ादी की मांग और मजबूत होने लगी और तेज होने लगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ने लगे। माउंटबेटन आए, विभाजन का रास्ता स्वीकार हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और फिर 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यात्रा खत्म नहीं हुई। देश को संविधान मिला और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। तो अब अगर कोई आपसे पूछे 15 अगस्त क्यों खास है, तो सिर्फ ये मत कहिए क्योंकि इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। कहिए यह वह दिन था जब भारत ने ब्रिटिश शासन से निकलकर अपने भविष्य का फैसला खुद करने की शुरुआत की। लेकिन उस एक दिन तक पहुंचने में कई दशक लगे थे। संघर्ष हुआ था, आंदोलन हुए, राजनीतिक बदलाव हुए, बलिदान हुए और अंत में भारत स्वतंत्र हुआ। इसलिए इतिहास में सिर्फ तारीखें याद मत कीजिए, हर तारीख से एक सवाल पूछिए, ये क्यों हुआ, इससे पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या बदला। क्योंकि जब आपको घटनाओं का कनेक्शन समझ आ जाता है तो इतिहास रटना नहीं पड़ता, वह अपने आप याद रहने लगता है। और 15 अगस्त भी सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाता, वह एक पूरी यात्रा बन जाता है। व्यापार से सत्ता तक, सत्ता से विरोध तक, विरोध से आंदोलन तक, आंदोलन से स्वतंत्रता तक और स्वतंत्रता से गणराज्य तक। यही भारत की कहानी है। जय हिंद।